आज फोर्टिस मोहाली ने गंभीर अस्थमा के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर बेहरा सर थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे, विस्तार में बताएंगे कि हमारे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवियर एज़मा के डिटेल्स के बारे में। सर तो नमस्कार। जो जैसे डॉक्टर मंडल ने बताया कि ब्रोंकियल अस्थमा एक ऐसा डिजीज है कि देखिए एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ये जड़ से ठीक नहीं होता है, ये होता है ठीक हो जाता है, फिर होता है ठीक, फिर चलता रहता है और इन बिटवीन एक्यूट एग्जासर्बेशन भी होती है जिसमें कि दवाइयों का ज़रूरत होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और मेडिसिन्स काफ़ी लेना पड़ता है। इंडिया में लगभग 38 मिलियन केसेस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, बोथ चिल्ड्रेन और एडल्ट को मिला के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इतना तो नंबर है, दैट इज जस्ट ए नंबर, लेकिन जिसको बार बार थ्रू आउट द लाइफ होता है, आप हिसाब लगाएंगे कि एक बंदे को अगर अस्थमा इनका थ्रू आउट ऑफ द लाइफ अगर रिपीटेडली अटैक होगा तो 38 मिलियन लोगों को कितने बार हो रहा होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट तो जो पर्टिकुलरली इनहेलर्स ट्रीटमेंट है आप सबको पता है, आई थिंक पब्लिक को भी पता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका जो डोज, जो मात्रा, नंबर ऑफ इनहेलर्स, हम इसको धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी रिक्वायरमेंट हम इसको बढ़ाते हैं। कई बार मोर देन वन इनहेलर का यूज होता है, कई बार इसका डोज बढ़ा के देना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी। तो जैसे आप देखेंगे कि पर्टिकुलर डोज या पर्टिकुलर लेवल से जब क्रॉस कर जाता है इनहेलर के अलावा, फिर हम इनको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है, जिसको स्टेरॉइड का बहुत मेन प्रॉब्लम स्टेरॉइड के साथ है कि इसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, पेट में एसिड पेप्टिक डिजीज या एसिडिटी बढ़ जाना, ऐसे कई प्रॉब्लम होती है आपको, जो लोग बार बार और बहुत देर तक स्टेरॉइड लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सीवियर अस्थमा पेशेंट को हो, लेकिन जब पेशेंट सही मात्रा में दवाई, हम कहेंगे कि भाई इतना डोज में इतने बार आप इनहेलर लो, पेशेंट क्या करेगा, बीच में छोड़ देगा। जितने देर के लिए हम कहेंगे इतने देर तक नहीं लेगा। और तीसरा पॉइंट है कि इनको सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। जो इनहेलर है इनको लेने का टेक्निक ही है, और कुछ साथ में कोई एसोसिएटेड डिजीजेस भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स डिजीज, मोटापा हुआ या ओबेसिटी हुआ या स्लीप एपनिया, ऐसे कई डिजीज हैं जिसके साथ अगर पेशेंट को, अस्थमा पेशेंट को साथ साथ ये हैं, इसका अस्थमा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ती है। सो ये चीज़ें को डिस्टिंग्विश करना बड़ा ज़रूरी है। सीवियर अस्थमा और डिफ़िकल्ट टू ट्रीट अस्थमा या अनकंट्रोल्ड अस्थमा जो है, इसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए एक्सपर्ट का ज़रूरत होता है, सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर का ज़रूरत होता है। तो इसीलिए जो फिर इसका नेक्स्ट स्टेज फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप फॉर्चुनेटली आजकल एक नया किस्म का दवाई आया हुआ है ये सीवियर अस्थमा के लिए, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल्स। आजकल कई तरह का बायोलॉजिकल्स अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में हमारा अभी 3 किस्म की बायोलॉजिकल्स अवेलेबल है। पर्टिकुलरली ये ग्रुप ऑफ पेशेंट का जो सीवियर अस्थमा पेशेंट्स हैं, इनके लिए अगर वो यूज किया जाता है तो पेशेंट को इसमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इनका ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कम हो जाएगा, जो हाई डोज ऑफ इनहेलर का जरूरत पड़ती है ये कम हो जाएगा, और पेशेंट का लंग फंक्शन इम्प्रूव होगा, इनका सिम्टम कंट्रोल ठीक रहेगा, ताकि वो सुस्त रहेगा, वो अपना काम कार्य कर सकता है। सो इसीलिए जो सेंटर ऑफ, बट ये जो सीवियर अस्थमा का और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे जानते हैं, ये पेशेंट, एक तो हिस्ट्री से पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या ज़रूरत है, वो ठीक तरह लेते हुए भी, सही डोज लेते हुए भी इनको कंट्रोल सिम्टम नहीं हो रहा है, इनका ओरल स्टेरॉइड का ज़रूरत पड़ता है। बाकी हम कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, किसी श्वास का टेस्ट करवाते हैं, इससे हमको पता चलता है कि ये सीवियर
केस ऑफ अस्थमा है, और इसको ये बायोलॉजिकल्स देने में फ़ायदा हो सकता है इसको। ये चीज़ें को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो बात अगेन हम जो कह रहे हैं कि इसका क्यों ज़रूरत है। जैसे मैं कहा कि ओनली 3 to 5% लोगों को सीवियर अस्थमा होती है। सो पहले तो इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है कि ये पेशेंट को रियली इनको आम ट्रीटमेंट लेने में डिफ़िकल्टी है, वो ले नहीं पा रहा है या क्यों नहीं ले रहा है, इसके साथ और क्या प्रॉब्लम है। सो इसलिए पहला काम होता है एक्सपर्ट का, इनको आइडेंटिफाई करना है कि इसको सीवियर अस्थमा है, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारा ये जो रीजन है जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, पंजाब, ये मैं एक अगर ये पे कहूँगा मैं भी इट इज़ इन ए लाइट वेन, ये बड़ा एलर्जिक जोन है, लेट मी टेल यू इन दैट सेंस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ पोलेंस, और चार तरफ आप देखिए हरियाली हरियाली है, कभी पेड़ हैं, कभी खेती है, वहाँ से जो एक पोलेन का एरिया है यहाँ पे। और नंबर 2 आप देखिए टाइम टू टाइम तो कहते हैं चंडीगढ़ तो बड़ा साफ़ सुथरा जगह है, लेकिन आप देखोगे आसपास एरिया में अभी सीज़न आ गया, जो कि हर रोज़ आप लोग टीवी में सुनते होंगे कि अभी पर्यटक क्या जो जलाना शुरू हो जाएगा, पोल्यूशन वो बढ़ जाएगा, इसमें और भी इशू बढ़ेगा। और आप इंडिया में कुछ स्टेट्स में जैसे साउथ इंडिया में केरला, कलकत्ता और हमारा चंडीगढ़, ये अस्थमा का परसेंटेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज। सो इसीलिए हम सब लोग जो हम अभी ये 5 से डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारा बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अस्थमा पेशेंट्स बहुत हम देखते हैं। हम तो अडल्ट पेशेंट्स को देखते हैं, बट पेडियाट्रिक पेशेंट हमारा पेडियाट्रिक्स कलीग्स जो हैं वो भी पेडियाट्रिक केसेस बहुत देखते हैं, और हम लोगों का जो अस्थमा पेशेंट बहुत मात्रा में आते हैं। और इसमें हमने ये अनुभव किया कि इसमें जो कुछ परसेंटेज जो 5-10%, 15% पेशेंट्स होते हैं, इनको फर्दर ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इसमें सीवियर अस्थमा केसेस भी हैं, इनको अगर ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो, फिर ये डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, जो मैं बायोलॉजिकल का कहा, इसका ये लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। और जो बायोलॉजिकल थेरेपी और एक इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये ऐसे कोई ये ज़्यादा साइड इफेक्ट तो होता नहीं, बट इसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना होता है। अंडर ऑब्जर्वेशन, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में ये दिया जाता है। ये मैं भी पेशेंट को कुछ मिनट, कुछ आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन में हम देख के करते हैं, और हम सब लोग ये पेशेंट को ट्रीट करते हैं इन्हें। बट हम सोचते हैं कि जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होएगा, हम एक मेथडिकल वे पे पेशेंट को ही बेनिफिट दे सकते हैं। कुछ मतलब जो एक सोशल टैबूज होते हैं अस्थमा, दमा को लेके, स्पेशली जब हम उनसे पूछते हैं कि आप थेरेपीज़ कैसे ले रहे हो, इनहेलर्स कैसे ले रहे हो, तो एक जो मिथ मैं अपनी ओपीडी में यूजली देखती हूँ, स्पेशली सम ऑफ जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं, अभी भी उनमें थोड़ा सा ये रहता है कि इनहेलर लेना पड़ेगा, इसकी आदत पड़ सकती है, या उनको आगे कभी शादी में दिक्कतें आ सकती हैं। तो वहाँ थोड़ा सा एक एम्पैथेटिक अप्रोच रखनी पड़ती है अपनी ट्रीटमेंट को लेके, कि ऐसा कोई ये बीमारी, ऐसा कोई सोशल टबू नहीं है जिसकी वजह से आपकी आने वाली लाइफ पे इफेक्ट हो, और इनहेलर्स बड़े सेफ़ होते हैं, उनको हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जब हम अपने पेशेंट्स को काउंसल करते हैं। आई होप कि आप लोग को एक मैसेज गया, हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। अस्थमा हमारे देश में बेसिकली हमारी नानी, दादी, हमारी माँ, हमारे पड़ोसी सब इलाज करता है ना। घर के रास्ते में बैठा हुआ वैद्य भी अस्थमा का इलाज करता है। लेकिन यही वजह है कि हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ना तो हम 95% का डेटा है हिंदुस्तान, इंडिया के अस्थमा मैनेजमेंट का जो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होते, तो हम उन मरीज़ों के इलाज के लिए बैठे हैं बेसिकली, जो इस तरीके से इलाज करा के एक सीवियर अस्थमा की शक्ल ले चुके होते हैं, जिनका इलाज नॉर्मल अवेलेबल दवाइयों से मुमकिन अब नहीं होता। उनको अब आगे की ज़रूरत है। अब वो हमारे समाज के लोग नहीं ठीक कर पाते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट
हम इस काम का बीड़ा उठाया। इसमें हम बेसिकली कुछ नई दवाइयों के बारे में, जैसा सर ने आपको डिटेल में बताया, वो इस्तेमाल करते हैं जो अंडर सुपरविजन किया जाता है। वो केमिस्ट के पास नहीं मिलता, वो प्रिस्क्रिप्शन पे हम लिख कर नहीं दे सकते, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन क्लियर तरीके से लिया जाता है। इंटरनेशनली प्रैक्टिस यही है, और उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों तरफ से देखना पड़ता है। इन दवाइयों का फ़ायदा ये होता है, इनके बारे में शायद तो लोगों को पता भी ना हो, इन नई दवाइयों का फ़ायदा ये है कि ये इंजेक्शंस हैं, महीने या 2 महीने में एक बार लगाए जाते हैं, और इससे अस्थमा की वजह से होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जो उसकी वजह से अटैक्स आते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो सारी इम्प्रूवमेंट में बहुत मदद मिलता है। तो चूँकि ये एक्सपेंसिव और एक ख़ास प्रकार की दवाई है, इसको स्पेशलिस्ट हैंडल करते हैं। और जैसा कि डिटेल में समझा दिया गया कि सिवियर आस्थमा को हमें खोजने की ज़रूरत होती है, डायग्नोज प्रॉपर करने की। इस वजह से हम ये स्पेशल क्लिनिक चलाना चाहते हैं। लोगों का इसके बारे में रुझान हो, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। मेन मकसद हमारा ये है, जिसको भी लगता है कि उसको अपना इलाज नहीं कर पा रहा, तो उसे अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। हमारा मैसेज बेसिकली ये है। सर, टीबी और आस्थमा में ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन किसी को टीबी हो गई और उसके बाद उसकी फेफड़े की कैपेसिटी को इफेक्ट हो गया किसी तरह से, सो उसको हम पर्टिकुलरली आस्थमा नहीं बोलते हैं, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं। उसे हम सीओपीडी का नाम भी दे सकते हैं, जो कि नॉन स्मोकर सीओपीडी होगी। ही वॉज नॉट अ स्मोकर, लेकिन उनके फेफड़ों की कैपेसिटी किसी कारण से, जो इन्फेक्शन हुई टीबी, उसकी वजह से कम हो गई, जिसकी वजह से उसको बाद की लाइफ में अपनी सांस की दिक्कतें आनी शुरू हो गई। यूजुअली आज की डेट में हम तब देखते हैं अगर टीबी वाले मरीजों को एक्सटेंसिव डिजीज हुई हो, या उनका किसी ना किसी कारण से ट्रीटमेंट जो है डिले हुआ। अदरवाइज यूजुअली जो आज के टाइम पे हम टाइमली ट्रीट करते हैं, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हमें कम देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन अवेलेबल। दैट इज हाउ टीबी एंड आस्थमा जो आप कह रहे हैं उसको। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आस्थमा के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि सर ने बोला, और 14% के आसपास तो हमारा ग्लोबल बर्डन हम इंडिया वाले ही शेयर करते हैं। सो इतना ह्यूज नंबर है, टाइमली अगर हम डायग्नोस नहीं करेंगे, कौन से स्टेप का ट्रीटमेंट या कौन सी टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए, क्या वो वाकई सीवियर आस्थमा है या डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, इसके लिए आपको एक सिस्टमिक या आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है, ताकि हम फिट कर सकें कि किस पेशेंट को कैसी कैटेगरी का क्या ट्रीटमेंट और कितनी देर तक चलना है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ताकि हम अपने पेशेंट्स को टाइमली डायग्नोस करके टाइमली ट्रीट कर सकें। अदरवाइज दे कैन फॉल इनटू द फर्दर कैटेगरीज, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लंग कैपेसिटी खराब हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, एंड एक स्टेज पे आके शायद कुछ चीज़ें रिवर्सिबल भी नहीं रहती। सो इसलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर 40s में मान लीजिए बेसिक जो इलाज है वो गांव में बैठ के भी हो सकती है। सो हमारा जो ये प्रयास है, ये हम सबको ठीक करने नहीं चले हैं। हम लोगों का बेसिक मुद्दा ये है कि किसी तरह से जो डिफ़िकल्ट, ताकि वो अगर सही टाइम पे अगर पेशेंट्स को सही इलाज मिलता रहा, तो वो इस हालत तक नहीं पहुंचेगा जहाँ पे उसके आम दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है। तो वो एक गांव वालों की भी हो सकता है, एक शहर वालों को भी हो सकती है। हमारा मेन मकसद है कि वो मैनेज हो, और उनको जिनको आम दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, बार बार तकलीफ़ें हो रही हैं, हर बार जो पेशेंट को तकलीफ़ होगी दमे की वजह से, एक्सर्बेशन जो डॉक्टर साहब ने जो बताया था, उसके लंग फंक्शंस घट जाती है। जितनी बार बार घटती जाएंगी उतनी उनकी लंग फंक्शंस अल्टीमेटली, जिनको आम दवाइयों से इजीली कंट्रोल हो सकती थी, वो उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं होगी। उनको फिर धीरे धीरे करके अब हम जो सिवियर आज़मा है, ये ना प्रेसिशन बेस्ड ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की तरफ आ रही है। 3 मॉलिक्यूल्स हमारे इंडिया में हैं, 4 से 5-6 किस्म की दवाइयाँ विदेश में अभी आ चुकी हैं ऑलरेडी, और हर एक की नहीं, ऐसे नहीं कि एक ये नहीं लगा तो दूसरा दे देंगे, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, इसलिए दवाइयाँ भी अलग अलग होंगी। तो हम अल्टीमेटली धीरे धीरे करके हम मूव कर रहे हैं प्रेसिशन बेस्ड मेडिसिन के ऊपर, कि कौन से स्पेसिफिक दवाई किस इंसान के लिए और किस इंडिविजुअल पेशेंट को चाहिए। सर, रिमोट एरिया की बात करें तो सेल्फ आइडेंटिफाई कैसे करें कि प्रॉब्लम है, अगर लगता है इशू है तो कहाँ कॉन्टेक्ट करना चाहिए फर्स्ट टाइम? सर, ये देखिए, ये दमा एक ऐसे प्रॉब्लम है जो किसी भी लेवल पर ट्रीट हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि उनको कोई स्पेशलिस्ट की पास जाने की खास ज़रूरत हो। एक MBBS डॉक्टर इजीली इलाज कर सकते हैं।
सिर्फ आइडेंटिफाई करना जो सीजनल होती हैं, मौसम के साथ साथ बिगड़ती हैं, जो बिल्कुल बीच बीच में बिल्कुल दवाइयों के बिना बिल्कुल नॉर्मल जैसा कामकाज करना, भागना दौड़ना सब कुछ कर सकता है। और बट यet जब प्रॉब्लम होती है तब उसको दिक्कतें होती हैं, साए साए की आवाज़ आना, खांसी आना, सांस फूलना, चढ़ाई पे चढ़ना मुश्किल हो जाना, ये सब चीज़ें वक्त के साथ फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ये चीज़ सिंपल से टेस्ट्स हैं जो एक सांस जो PFT कहते हैं, जो लंग फंक्शन टेस्ट्स हैं, वो आजकल रिमोट एरियाज़ में भी अवेलेबल हो रही हैं धीरे धीरे। और अगर डॉक्टर्स के पास वो हैं तो वो इजीली आइडेंटिफाई करके सिंपल दवाइयाँ, हमारे कंट्री में जो दवाइयाँ अब उपलब्ध हैं शहर में, वो गांव-गांव में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अवेलेबल है तो वहाँ नहीं अवेलेबल है। तो इट इज़ ब्रोंकियल एज़मा इज़ ईजी टू ट्रीट, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मैनेज। और हम लोग जो इस स्पेशल क्लिनिक से जो हमारा जो मेन मोटिव है कि हम उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हम शायद थोड़ा सा बेटर बेनिफिट दे पाएँ विद दीज न्यू मोडालिटीज़। थैंक यू। अगर पब्लिक जाने तो शायद आपके माध्यम से बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को दमा होने वाली, दमा के बड़े होते हुए जो दमा जिनको रह जाती है वो बच सकते हैं। डेटा कहता है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 50 से 70% बच्चे जिनको अगर आप बहुत छोटी उम्र में अगर उनको अगर अस्थमा है और उसके लक्षण को आप आइडेंटिफाई कर लें और कंट्रोल कर लें, तो बाय द टाइम वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं, बालिग होते हैं, 50 to 70% बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, उनका अस्थमा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसी धारणा की वजह से कि हम यकीन नहीं करते, हम मानते नहीं हैं, तो हम उनके सिम्टम्स को टॉलरेट करते हैं। मेरा बच्चा खेलना छोड़ देता है 2 साल का, क्योंकि वो जब दौड़ने लगता है तो उसका सांस फूल जाता है। वो बच्चा मासूम बता नहीं पाता, या फिर उसको हर रात खांसी आती है तो हम खांसी का सिरप दे देते हैं। डॉक्टर को दिखाना गवारा नहीं करते। और अगर किसी डॉक्टर ने गलती से कह दिया कि यार ये तो अस्थमा के लक्षण है, इसको इनहेलर दो, तो उस डॉक्टर के पास मुड़ के जाना नहीं होता। तो ये हमारे समाज में डीपली रूटेड है, ये मिथ है हमारा। तो ये इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, फैक्ट्स बताते हैं खासकर पेरेंट्स को, और उनको समझाते हैं कि ये आपकी वजह से आपके बच्चे बड़े होके दमा के मरीज बन के बड़े होते हैं, क्योंकि आप इस बात की धारणा के साथ चलते हैं। आप कंट्रोल करिए, दवाइयाँ फॉलो करिए, बच्चा अगर सिम्टम फ्री रहेगा, आप यकीन मानिए एक बच्चा अगर पानी में तैर रहा है, उसी में सांस ले रहा है और वो उसी के साथ जिंदगी जिएगा, तो उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, उसको घुट के सांस ले रहा है। तो वो जब बड़ा होता है तो उसके लंग फंक्शंस भी इम्पेयर्ड होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, फिर कमज़ोर फेफड़ों के बच्चे बड़े होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझाने से, मतलब फेस ऑन, छुपा के नहीं, क्योंकि अब तक जो प्रैक्टिस रही है वो ये है कि उनको फिर दमा का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। उनको कहता है जी आपको जी ब्रोंकाइटिस हो गई, आपको एलर्जी हो गई। हमारी एक्सपीरियंस तो यही है कि जब तक कि हम सबको क्लियरली ना बताएं, माँ बाप या कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर कन्विंस नहीं होता, तो हम अप फ्रंट ये बातें बताते हैं। और बच्चों को खास के मामले में खासकर माँ बाप को ताकीद करते हैं। ये चीज़ ट्रू है फीमेल्स में, उनको इनहेलर लेने में प्रॉब्लम होती है कि शादी हो जाएगी, सास ससुराल क्या कहेगा, है ना, शादी नहीं हो पाएगी बेटियों के। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है। रिपीटेड काउंसलिंग, हर चीज़ बताना, डेटा, कुछ वीडियोस दिखाना, और अब जब उनको वो वीडियोस देख के लॉग इन होते हैं और यूट्यूब पे और वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये पब्लिक मैसेज जाए कि ये मिथ को वो अपने आप से निकालें। अस्थमा एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। कहने का मतलब अस्थमा ख़त्म नहीं होता, अस्थमा कंट्रोल किया जाता है दवाइयों के माध्यम से और कुछ परहेज करने की वजह से। मुझे अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, मैं उससे दूर रहूँगा तो मेरा अस्थमा कंट्रोल रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हम अपने समाज में पराली जलाना नहीं बंद कर पाए। जिन लोगों को उसकी वजह से घुटन होती है वो सब पता है उनको कि कैसे घुट के जीते हैं। वो महीनों तक वो कमरे में बंद रहते हैं, घरों में बंद रहते हैं, लेकिन जिस वजह से दिक्कत हो रही है
उसको हटाने की पहल नहीं ले पाते। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आज की डेट में अब जैसे जैसे एजुकेशन इम्प्रूव किया है, पब्लिक अवेयरनेस हुआ, स्पेशली कोविड के बाद लोगों को की अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों की एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है। इसमें हमें ये स्वीकार करना चाहिए। अगर हम मास्क पहनने के लिए कहते हैं, वो मास्क पहन के आए होते हैं अगर उनको सर्दी जुकाम होता है। तो अब वो वक्त नहीं रहा जो आज से 5-7 साल पहले तक का था, जब हमें हर चीज़ कन्विंस करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी वजह से ये हम अगले स्टेज की बात कह रहे हैं, सिवियर आस्थमा की बात कर रहे हैं, वरना तो हम आस्थमा में ही अटक के रह गए थे। सर सिविल उसका जो रोजी रोटी जो होती है, कितने दिन उसकी जॉब से उसको छुट्टी करनी पड़ती है, वो हम काउंट नहीं करते हैं। जी जी ठीक है ना, कितना दिन वो बीमार रहता है, अस्पताल में भर्ती रहता है। आजकल ये भी आ रहा है, पेपर्स में लिखते, आप लोग भी लिखते हैं कि जो मरीज़ अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि वो काफ़ी हद तक उनकी जो बैंक बैलेंसेस हैं सारे ख़त्म हो रही हैं। अब वो अगर खर्चा देखेंगे, अगर वहाँ पे हम रोक पाएंगे, वो चीज़ हम बचा पाएंगे, तो ये महंगा है, ये महंगी दवाइयाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ट्राई सिटी का पहला इस तरह का होगा अलग से। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस Tri-City। फर्स्ट होगा, बट ये दवाइयाँ देश भर में हर जगह हर शहर में यूज़ हो रही है कहीं ना कहीं। कुछ इसमें ऐड ये करना चाहूँगा, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से ये दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि CGHS पेशेंट्स हैं, ECHS पेशेंट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट रिम्बर्समेंट जिनको होती है। तो ये दवाइयाँ, ऐसा नहीं है कि एक आम इंसान, नौकरी पेशा इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता है। अब इसके आगे आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ गई हैं, जैसे कि इंश्योरेंसेज हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जिसके पास इंश्योरेंस है, तो ये दवाइयाँ इंश्योरेंस में कवर होती हैं, उसके माध्यम से भी ये अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा कंपनी के साथ इनिशिएटिव पर जो कंपनियां ये महंगी दवाइयाँ बनाती हैं, इंडिया के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेके उन्होंने इनके प्राइसेस बहुत कम कर दिए और कुछ स्कीम लगा दी, जिससे कि एक आम आदमी भी इसको अफोर्ड करने लग जाता है। यस सर। थैंक यू।